जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जनरली बच्चों ने ये बात तो सुनी है कि लॉ में, टैक्सेशन में अमेंडमेंट्स बड़े आते हैं एंड उसी से बच्चे परेशान भी काफी रहते हैं। लेकिन इस बार आईसीएआई ने एडिशनल गिफ्ट की तरह ऑडिट के अंदर भी अमेंडमेंट्स दे दिए इन दी सीए फाइनल ऑडिट सब्जेक्ट। तो अगर मैं बात करूं, इतने कोई बहुत बड़े अमेंडमेंट्स नहीं है जिस तरह हमारे लॉ एंड टैक्सेशन में आते हैं, छोटे छोटे से अमेंडमेंट्स है। बट यस, जैन 26 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बिकॉज आपको ये समझना होगा कि जब भी कोई भी नया अमेंडमेंट आता है, आईसीआई का बहुत ही ज्यादा फोकस रहता है ऑन दोस पर्टिकुलर पॉइंट्स इन दी अपकमिंग अटेम्प्ट्स। तो मैं अगर बात करूं जैन 26 की, मई 26 की, तो ये सारे के सारे पॉइंटर्स जो अभी मैं आपको अमेंडमेंट में पढ़ाने वाली हूँ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए रहने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अच्छे से समझने की जरूरत है आप लोग को ये सारे पॉइंटर्स को। ठीक है, सो अपन अपने वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये जो पीडीएफ मेरे सामने ओपन है, ये आरटीपी है जैन 26 की, जिसके साथ ही हमारे अमेंडमेंट्स भी आए थे। मैं उसी से आपको सारे अमेंडमेंट्स रीड करा दूंगी, ज्यादा नहीं है, 4-5 मैक्सिमम अपने पॉइंट्स है, तो हमें ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप वहां से जाके इसे प्रिंट आउट ले सकते हो। ठीक है, तो अब अपन अपने वीडियो को शुरू करें। लेट्स बिगिन। तो हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट क्या बोल रहा है, एज पर द सर्कुलर, अभी सर्कुलर नंबर आप देख लेना, इसे याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट रीड एंड लीव इट। डेटेड June 6, 2025, if an NBFC MFI, ये MFI क्या है मैम, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन fails to maintain the criteria specified in the following para for 4 consecutive quarters, it shall approach the Reserve Bank with a remediation plan for taking a view in the matter। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो NBFC MFI है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, अगर इन्होंने जो नीचे लिखी हमारी कंडीशंस है, अगर वो उसे फुलफिल नहीं करते एंड कितने टाइम के लिए फुलफिल नहीं करते, फॉर 4 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, यानी आप एक तरह से मानो तो 1 साल के लिए अगर आप ये कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हो, तो ऐसे केस में आपको एमएफआई को जाना होगा रिजर्व बैंक के पास विद अ रेमिडिएशन प्लान। रेमिडिएशन प्लान मतलब क्या होता है कि हम इसे मेड गुड कैसे कर सकते हैं। एमएफआई को, आरबीआई को बताना होगा कि हमने जो कंप्लायंस नहीं किया है उसे आगे हम किस तरह प्लान कर रहे हैं मेड गुड करने का, तो उसे ही कहते हैं हम रेमिडिएशन प्लान। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को यहाँ पे 3-4 पॉइंट समझने की जरूरत है। सबसे पहले ये एनबीएफसी एमएफआई क्या होता है एंड उसकी वो कंडीशंस क्या है जिनको अगर फुलफिल नहीं किया तो हमें आरबीआई के पास जाना होगा। तो देखो, एनबीएफसी एमएफआई क्या है, एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, नॉट डिपॉजिट टेकिंग, जस्ट अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। एंड ये क्या देती है, माइक्रो फाइनेंस लोन्स देती है। माइक्रो फाइनेंस का अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो छोटे लोन देती है, या तो आइदर इंडिविजुअल्स को या फिर जो बिल्कुल स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, जैसे अपन कह सकते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज जो होती हैं, उन्हें जो लोन दिया जाता है उन्हें हम बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस लोन्स। तो जो इंस्टीट्यूशंस इस तरह के लोन्स टू सच इंडिविजुअल्स एंड एंटरप्रेन्योर्स देते हैं, then institutions we call as माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो क्या लिखा हुआ है एनबीएफसी एमएफआई के बारे में, means a non-deposit taking NBFC, let me just highlight it, non-deposit taking NBFC which has a minimum, अब ये आ रही है हमारी कंडीशन जो फुलफिल होनी चाहिए हमेशा, which has a minimum of 60% of its total assets netted off by intangible on an ongoing basis deployed towards microfinance loans as defined under RBI Regulatory Framework of Microfinance Loans Directions 2022। अब ये क्या बोल रहे हैं मैम, कुछ भी हमें समझ में नहीं आया, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो एमएफआई है, इनका, ये किस लिए बनाई गई है, इनका काम क्या है, ये देते हैं माइक्रो फाइनेंस लोन्स। ठीक है, तो ये जो लोन्स हैं, ये सामने वाली पार्टी के लिए, यानी जिस इंडिविजुअल को दिया गया है उसके लिए तो लाइबिलिटी है, लेकिन एनबीएफसी के लिए ये क्या है, असेट, क्योंकि इससे उन्हें इंटरेस्ट की इनकम होगी प्लस प्रिंसिपल अमाउंट भी तो लौट के वापस आएगा ही। तो ये एमएफआई के लिए क्या है, एक तरह से असेट है। तो यहाँ पे कंडीशन में क्या लिखा गया है कि जो एमएफआई की बैलेंस शीट है और उसमें जो टोटल असेट्स आ रहे हैं,
उसमें हम कम से कम यानी मिनिमम 60% इन्हीं एमएफआई लोन्स के लिए होने चाहिए। मतलब कि आपने ये जो माइक्रो फाइनेंस लोन्स बांटे हैं वो टोटल असेट का एटलीस्ट, मैं मिनिमम बता रही हूँ मैक्सिमम नहीं, एटलीस्ट 60% ऑफ द टोटल असेट्स कॉन्स्टिट्यूट करने चाहिए। अगर उससे कम हुआ तब आप एमएफआई कहलाने के लायक नहीं बचोगे। एंड यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अगर आपने इस कंडीशन को कंप्लाई नहीं किया यानी कि अब आप एमएफआई नहीं हो, तो ऐसे केस में आपको आरबीआई को जाके बताना होगा कि हम इसे कैसे मेड गुड करेंगे एंड हम एमएफआई की ही कंडीशन के अंदर रहेंगे। तो अब आपको समझ में आया मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि एक कंडीशन है कि हमारा जो एमएफआई के लोन से जो असेट क्रिएट हो रहा है वो एटलीस्ट 60% ऑफ द टोटल असेट होना चाहिए। अब टोटल असेट में भी यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि उसे हम नेट ऑफ करेंगे बाय इंटेंजिबल असेट्स। अब अगर एमएफआई के पास कोई इंटेंजिबल असेट्स है या एग्जांपल में आप ले लो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो अगर उसका भी अगर कोई अमाउंट है, सपोज मेरी टोटल असेट्स 10 करोड़ की है एंड मेरे जो इंटेंजिबल असेट्स हैं वो 2 करोड़ के हैं, तो मेरी नेट टोटल असेट्स कितनी की हुई? 8 करोड़ की हुई। तो अब मेरा मिनिमम माइक्रो फाइनेंस लोन कितने का होना चाहिए? दैट शुड बी मिनिमम 8 करोड़ इंटू 60% विच इज 4.8 करोड़। समझ में आया आपको ये कि हमारे जो भी इंटेंजिबल असेट्स है वो हमें अपने टोटल असेट्स में से माइनस करने के बाद फिर देखना है कि हमारे नेट टोटल असेट्स कितने हैं, उसका 60% मिनिमम हमारा क्या होना चाहिए? हमारा मिनिमम माइक्रो फाइनेंस लोन्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक हमें समझाया गया था। अब मैं अगर बात करूं रेमिडिएशन प्लान की, तो रेमिडिएशन प्लान ये अब मैं आपको जो बता रही हूँ ना ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है फॉर योर नॉलेज ओनली। ये कहीं पे भी आपके मॉड्यूल में नहीं लिखा हुआ ना इसमें लिखा हुआ है आपके अमेंडमेंट में, बट आपको पता होना चाहिए कि रेमिडिएशन प्लान के अंदर भी एनबीएफसी जाकर के आरबीआई को क्या बताएगी, क्या स्टेट करेगी उसे जाके, तो वो मैंने लिखा है यहाँ पे। What is remediation plan? A document explaining why it failed to maintain 60% limit। मतलब सबसे पहले तो एमएफआई को ही बताना होगा कि वो क्यों फेल हुए अपने 60% की लिमिट को मेंटेन करने में। What corrective steps it will take? अब वो आगे क्या corrective steps लेने वाले हैं to make it good? एंड बाय व्हेन इट एक्सपेक्ट्स टू रिस्टोर कंप्लायंस, एंड कब तक, मतलब उनकी तरह से टाइम पीरियड कितना लगेगा, क्या ड्यू डेट है कि वो अपने इस जो नॉन कंप्लायंस है इसको फुलफिल कर देंगे। तो सबसे पहले उन्हें क्या बताना है, क्या रीजंस रहे, वो क्या करेक्टिव एक्शंस ले रहे हैं एंड कब तक ये जो नॉन कंप्लायंस है ये फुलफिल हो जाएगा। तो ये तीन बातें हैं जो आपको रेमिडिएशन प्लान में लिख करके किसके पास जाना होगा? टू आरबीआई। उसके बाद आरबीआई क्या करेगा? ये जितना भी मैंने आपको यहाँ पे लिख करके दिया है इन दी रेड एंड ग्रीन, ये सब की सब आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि रेमिडिएशन प्लान क्या होता है एंड कैसे आरबीआई से आगे अप्रूव करेगा। आरबीआई रिव्यू एंड डिसाइड। अब आरबीआई के पास ये रेमिडिएशन प्लान आ गया विद 3 पॉइंट्स की क्या क्या है। अब वो डिसाइड करेगा वेदर कंटिन्यू एज एनबीएफसी एमएफआई। आरबीआई या तो डिसीजन दे सकता है कि ठीक है आप इसे सही कर लो, लेकिन हमने टाइम पीरियड दिया 1 महीने का, 1 महीने के अंदर ये नॉन कंप्लायंस सही हो जाना चाहिए। अगर इस तरह से तो ठीक है, अभी मैं आपको 1 महीने के लिए मोहलत दे रहा हूँ, आप एज अभी के लिए तो एनबीएफसी एमएफआई की तरह ही काम कर सकते हैं। या फिर और रिक्लासिफाइड अंडर अनदर कैटेगरी, या फिर अगर आरबीआई को लगता है कि नहीं इनके रेमिडिएशन प्लान में दम तो नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला है, इनको तो रिक्लासिफाई करो दूसरी एनबीएफसी के अंदर, तो आरबीआई वो डिसीजन भी ले सकता है। यानी बेस्ड अपॉन द रेमिडिएशन प्लान बीइंग सबमिट बाय द एनबीएफसी, आरबीआई कैन डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू देम एज एनबीएफसी एमएफआई और रिक्लासिफाई देम इनटू अनदर कैटेगरी। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट रिलेटेड टू एनबीएफसी। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है दूसरे अमेंडमेंट में। अब नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या बोलता है? On page number 14.92, Tier 1 capital definition has been amended to include reference of RBI gold lending directions as follows। तो अब ये क्या डेफिनेशन लिखी हुई है पहले मैं आपको रीड कर देती हूँ, फिर एक्सप्लेन करेंगे पूरा। Tier 1 capital, NBFCs primarily engaged in lending against gold jewelry, such loans comprising 50% of more of their financial assets।
shall maintain a minimum tier 1 capital of 12% of aggregate risk weighted assets of on balance sheet and of risk adjusted value of off balance sheet items. तो अब इस लाइन के बेसिस पे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं बैकग्राउंड स्टोरी के साथ, तो हमने एनबीएफसी में हमने एक बात पढ़ी है, दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, जो कि हमें मिनिमम कितना मेंटेन करना होता है, 15%। एंड उसमें दो हमारे पॉइंट्स आते हैं, टीयर 1 प्लस टीयर 2। एंड इसमें ये जो टीयर 1 है वो मिनिमम हमारा कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 10%। लेकिन इसमें एक रेट और है 12% की। मैम ये 12% कब लगेगा, 12% लगता है इन द गोल्ड लेंडिंग बिजनेस। अगर ऐसी कोई एनबीएफसी है जिसका बिजनेस है गिविंग लोन ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गोल्ड, तो ऐसे केस में उन एनबीएफसी को टीयर 1 कैपिटल अपनी कितनी मेंटेन करनी पड़ेगी, 12%। एंड अब हम कैसे देखेंगे कि उस वो गोल्ड लेंडिंग ज्वेलरी बिजनेस है या नहीं है, उसकी भी अलग से लिमिट गिवन है कि आपके जो टोटल असेट्स है उसका 50% आपका असेट किससे कंप्राइज करना चाहिए, ऑफ द लोन गिवन टू इंडिविजुअल और एंटरप्रेन्योर और बिजनेस एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गोल्ड। तो एक बार अपन दोबारा से उस लाइन को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, टीयर 1 कैपिटल NBFCs primarily engaged in lending against gold jewelry, यानी आपने लोन दिया है on the security of gold, such loans comprising 50% or more of their financial assets, मतलब आपके जितने भी फाइनेंशियल असेट्स हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो चुका है, अपन ने जो ऊपर वाला अमेंडमेंट पढ़ा था उसमें लिखा था टोटल असेट्स, लेकिन अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल असेट्स। आपको ये बात समझनी होगी, आपको देखना होगा कि कौन सा वर्ड यूज हुआ है। जहां ऊपर अपन ने टोटल असेट्स पढ़ा था वहां पे तो मतलब जितना भी है फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल सारे असेट्स आ चुके, माइनस इंटेंजिबल असेट्स। लेकिन अपने ये टीयर 1 कैपिटल की कैलकुलेशन में हमें कौन से असेट्स लेने हैं, फाइनेंशियल असेट्स लेने हैं। तो जो भी आपके फाइनेंशियल असेट्स है, नॉन फाइनेंशियल को साइड में रख दीजिए, ओनली द फाइनेंशियल असेट्स उसका मिनिमम 50% होना चाहिए, यानी 50% या उससे ज्यादा, यानी आप ऐसे कह सकते हो एटलीस्ट 50% ऑफ द फाइनेंशियल असेट्स आपका क्या होना चाहिए, लेंडिंग अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी। तो ऐसे एनबीएफसी को हम क्या बोलेंगे, गोल्ड दैट दे आर एंगेज्ड इन दी गोल्ड लेंडिंग बिजनेस। अब अगर ऐसी एनबीएफसी है जिसका बिजनेस क्या है, गोल्ड लेंडिंग का, मतलब लेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, तो उनको अपनी टीयर 1 कैपिटल कितनी मेंटेन करनी पड़ेगी, दैट शुड बी मेंटेन 12%। आप बोलोगे मैम ये तो पुराना ही है, आपने कुछ नया बताया नहीं है हमें, अभी तक हम पुराना ही पढ़ रहे थे, हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि हमें 12% मेंटेन करना होता है इन द गोल्ड लेंडिंग बिजनेस, तो आप अलग बता क्या रहे हो हमें। तो आगे जो अमेंडमेंट है वो नीचे लिखा हुआ है, ये तो अभी तक पुराना अपन रिवाइज कर देते ताकि लिंकेज बन सके। क्या है अब एग्जैक्ट अपना अमेंडमेंट, बहुत छोटा सा, ये सब आप ऐसे कह सकते हो ध्यान में रखने वाला है, इससे कोई बेसिस पे क्वेश्चन आपका फॉर्म नहीं हो सकता बिकॉज इतना कंटेंट नहीं है उसके अंदर। क्या लिखा हुआ है, द ट्रीटमेंट to on balance sheet and off balance sheet assets for capital adequacy shall be provided as per the directions respectively. These NBFC shall also adhere to provisions of the directions on treatment of deferred tax assets and deferred tax liabilities. देखो आपको पता है कि NBFCs के भी ऊपर अब इंड एस एप्लीकेबल हो चुके हैं। पहले तो जो दूसरी कंपनीज थी जिनका एक पर्टिकुलर नेटवर्थ होते थे 250 करोड़ से ऊपर, उनके ऊपर ही एप्लीकेबल था एंड NBFC बैंक सभी बाहर थे, लेकिन रिसेंटली इंड एस उन पे भी एप्लीकेबल हो चुके हैं, यानी कि अब जो हमारे इंड एस हैं, डेफर्ड टैक्स असेट्स का, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज एंड अदर लीजेस, पीपी, सब की सब क्या एनबीएफसी पे भी एप्लीकेबल हो चुके हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो वो एप्लीकेबिलिटी आई है उसकी वजह से अब आपके जो भी डेफर्ड टैक्स असेट्स बनेंगे उनको भी आपको इसमें केटर करना होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है किस तरह से कैलकुलेशन होगी, क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, कुछ भी आपके अमेंडमेंट में गिवन नहीं है। आपको तो बस ये ध्यान होना चाहिए कि बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंड एस जो डेफर्ड टैक्स असेट्स होंगे उन्हें अब हमें अपनी इस कैलकुलेशन के अंदर भी केटर करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सा, कोई कैलकुलेशन नहीं है, क्या होगा प्लस क्या होगा माइनस, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना है कि इंड एस इस पे भी एप्लीकेबल हो चुका है, बस दैट्स इट, दैट इज द सिंपल 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 अमेंडमेंट। आगे चलते हैं।
These NBFCs shall also ensure compliance with the instructions issued by Reserve Bank of India lending against gold and silver collateral directions dated June 6, 2025 as amended from time to time as expeditiously as possible but no later than April 1, 2026. अब ये बोल रहे हैं कि इन्होंने कुछ नए अपने नॉर्म्स निकाले, डायरेक्शंस निकाले हैं. मैं इसे अलग से एक बार अंडरलाइन कर देती हूँ. आरबीआई लेंडिंग अगेंस्ट गोल्ड एंड सिल्वर कोलेट्रल डायरेक्शंस 2025. इन्होंने ये कुछ नए अपने डायरेक्शंस निकाले हैं, तो इनसे भी कंप्लाई करना होगा टू सच एनबीएफसीज बाय 1 अप्रैल 2026. तो बस ध्यान रखने का, इसमें एज सच कुछ नहीं है. यहाँ से भले आप ये भी मान सकते हो कि एमसीक्यू आ सकता है कि हमें कितने टाइम में कंप्लायंस करना होगा, तो उसमें आपको क्या लिखना है, बाय 1 अप्रैल 2026. ठीक है. अब नेक्स्ट अमेंडमेंट में क्या लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ ROU assets to other assets definition in the weighted risk assets on balance sheet items table given on page number 14.94. अब ये क्या बोल रहे हैं कि हम जो रिस्क वेटेड एसेट्स की कैलकुलेशन करते हैं उसमें हमारे पास एक टेबल बनी हुई है अपने आईसीआई के मॉड्यूल के अंदर कि अगर ये कैश है तो इस पे 0% रिस्क है, लेकिन अगर हमने कुछ लोन दे रखा है जिसका 3 साल से अभी तो कुछ पता नहीं है तो उस पे 100% रिस्क हो गया. तो इस तरह से हमने कई सारे परसेंटेज वाइज रिस्क पढ़े हुए थे. यहाँ पे 0% है, यहाँ पे 25% है, यहाँ पे 100% है, यहाँ पे 40% है. तो इस तरह से हमने रिस्क वेटेड एसेट्स के अलग अलग कैलकुलेशन की रेट्स पढ़ी थी. तो अब जो हमारा अदर एसेट्स होता है जो कि जिसपे क्या रेट है हमारी 100% की, यानी हम क्या मान रहे हैं, इस पे तो हमारा 100% रिस्क है. अब उस अदर एसेट्स की डेफिनेशन के अंदर एक एसेट हमारी और इंक्लूड हो चुकी है, और वो कौन सी एसेट है, ROU एसेट. तो ये भी किस लिए यहाँ पे इंक्लूड हुआ है, बिकॉज इंडेस एप्लीकेबल हो चुके हैं टू एनबीएफसीज. इंडेस एप्लीकेबल हुए, इंडेस 116, लीजेस भी एप्लीकेबल हो गया. तो अब उसके अंदर जो ROU एसेट बनती है वो इसमें अदर एसेट्स में इंक्लूड कर दी गई है, एंड उस पे हम रिस्क कितना रखने वाले, 100% का रिस्क रखने वाले हैं. ठीक है. तो ये भी बिल्कुल अपना छोटू सा अमेंडमेंट है. मतलब आप देखोगे ना, बहुत छोटे छोटे से अमेंडमेंट्स, ऐसे भारी भरकम नहीं है कि बच्चे इनके लिए परेशान हो. एक बार आप समझ लोगे, आपको दोबारा रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं, बिकॉज दे आर वेरी 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 सिंपल. ठीक है, आगे देखते हैं हम. अब हमारे लास्ट 2 अमेंडमेंट्स आए हैं प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर, एक क्लॉज 9 में इन दी अमेंडमेंट. तो क्लॉज 9 पहले ओरिजिनल वाला क्या बात करता था वो बात कर लेते हैं कि जब भी कोई नया ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है तो ऑडिटर को कुछ बातें असर्टेन करनी होगी. क्या बात असर्टेन करनी होगी, कि कंपनी ने सारे कंप्लायंस फुलफिल करे इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट इन दी कंपनी एज पर दी कंपनी लॉ. अब इसमें कौन से अपने सेक्शन से एप्लीकेबल जो कि ऑडिटर को चेक करने होंगे बिफोर गेटिंग ऑन बोर्डेड. अगर उसका अपॉइंटमेंट पुराने कंपनी लॉ में हुआ है तो कौन सा सेक्शन देखना होगा, 225. अगर नया कंपनी लॉ में उसका अपॉइंटमेंट हुआ है तो कौन से सेक्शन देखने होंगे, 139 एंड 140. 139 किसके बारे में बात करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की, एंड 140 किसके बारे में बात करता है, रिमूवल ऑफ द ऑडिटर. मैम रिमूवल ऑफ द ऑडिटर कैसे आ गया, भाई पुराने वाले को तो हटाया होगा ना, तो उसे ये भी चेक करना होगा पुराना वाला प्रॉपर्ली हटाया है कि नहीं हटाया है, वो उसे 140 में वो भी चेक करना पड़ेगा. ये तो था हमारा पुराना क्लॉज. अब नए क्लॉज में क्या ऐड किया गया है, एक सेक्शन और ऐड कर दिया है विच इज 141. 141 में हम किसके बारे में बात करता है, दैट इज टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, कि ऑडिटर क्या काम कर सकता है क्या काम नहीं कर सकता है, कौन है जो ऑडिटर की पोजीशन एक्सेप्ट कर सकता है, कौन है जो ऑडिटर की पोजीशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, किन कारणों की वजह से उनको डिस्क्वालिफिकेशन हिट हो जाएगी. वो सारे के सारे पॉइंट्स हमारे किस सेक्शन में लिखे हुए, 141 के अंदर लिखे हुए. यानी कि अब ऑनबोर्ड होने से पहले ऑडिटर को, सीए इन प्रैक्टिस को ये भी चेक करना होगा कि 141 से कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है. तो 141 में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको ग्लिम्स दे देती हूँ ताकि आपको इजी अंडरस्टैंडिंग बने. तो 141 में क्या लिखा हुआ है कि ऑडिटरशिप कौन एक्सेप्ट कर सकता है, जो एक सीए इन प्रैक्टिस है. अगर आप फर्म की तरह बना करके काम कर रहे हो तो कौन ऑडिटरशिप एक्सेप्ट कर सकता है, जो पार्टनर क्या हो, सीए इन प्रैक्टिस हो. कौन से लोग हैं जो ऑडिटरशिप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, एक बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कोई कंपनी का ही ऑफिसर एम्प्लॉई है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता. तो ऐसे मल्टीपल हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि जिनके बेसिस पे हमें देखना होता है कि एलिजिबिलिटी है, कोई क्वालिफिकेशन तो हिट नहीं हो रही, कोई डिस्क्वालिफिकेशन तो अराइज नहीं हो रही है. तो मैंने आपको थोड़ा बस ग्लिम्स में बताया था, आप एक बार पूरे सेक्शन को रीड कर सकते हो, मैंने यहाँ पे गिवन है. बट आपके ऑडिट के सिलेबस के लिए ये सेक्शन आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए दिया है कि आपको पता हो क्योंकि 141 के अंदर कवर क्या हो रहा है. आप उसे एक बार रीड थ्रू करके भी छोड़ देंगे, दैट इज सफिशिएंट. ठीक है, तो आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि ऑडिटर को 141 से कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है, इस पे फोकस करना है. ठीक है. अब इसमें नेक्स्ट एक पॉइंट और एक्स्ट्रा में क्या लिखा हुआ है, मतलब कि 2 पॉइंट इंक्लूड किए गए क्लॉज 9 में. एक तो 141 का किया गया था, दूसरा क्या इंक्लूड किया है, और एनी अदर लॉ
pertaining to appointment of auditors for the time being in force। मैम ये एनी अदर लॉ का कंप्लाइंस क्या घुसा दिया है? देखो ये स्पेसिफिकली कौन सी कंपनीज के लिए, लिस्टेड कंपनीज के लिए लाया गया है कि लिस्टेड कंपनीज पे दो लॉ एप्लीकेबल होते हैं, एक तो कंपनी लॉ जो सब पे एप्लीकेबल है, सबका माई बाप है, लेकिन लिस्टेड कंपनीज के केस में सेबी भी उन पे एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि अगर कोई भी ऐसी कंपनी है जिसपे कोई दूसरा लॉ भी एप्लीकेबल हो रहा है विच इज प्रेवेलेंट इन इंडिया, तो हमें उनका भी कंप्लायंस देखना होगा एज एन ऑडिटर, एज अ सीए इन प्रैक्टिस। तो बेसिकली आपको तो एज एन एग्जांपल यही ध्यान रखना है कि अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी है तो उसमें हमें सेबी की भी रिक्वायरमेंट्स को चेक करना होगा कि कंपनी ने उससे फुलफिल किया है क्या इन रिस्पेक्ट ऑफ माई अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा अमेंडमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लॉज 9। तो दो पॉइंट्स इंक्लूड किया गया, इंटर सेक्शन 141 एंड एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया। ठीक है, आगे अब दूसरा अमेंडमेंट क्या है? इंसर्शन ऑफ क्लॉज 5 इन पार्ट 2 ऑफ सेकेंड शेड्यूल। मतलब कि अब एक नया क्लॉज ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया है इन दी प्रोफेशनल एथिक्स। आप बोलोगे मैम पहले कम क्लॉजेस थे क्या, याद नहीं होते तो उनके नंबर क्या है, पार्ट क्या है, शेड्यूल क्या है, वही याद नहीं होता था, अब एक नया क्लॉज लेके आ गए। डोंट वरी, बहुत ही छोटा सा क्लॉज है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप लोग को बहुत ही प्रेशर आने वाला है। जस्ट अ वन लाइनर क्लॉज इट इज। क्या लिखा हुआ है? Clause 5 acts as an auditor of the company in contravention of the provisions of the Companies Act 2013। क्या बोल रहे हैं कि आपने काम किया एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी इन नॉन कंप्लायंस विद द कंपनीज एक्ट। मतलब कि अब आप पे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा अगर आपने एज एन ऑडिटर काम किया है इन द नॉन कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिटरशिप ऑफ द कंपनी लॉ 2013। अब ऑडिटरशिप से रिलेटेड कौन कौन से सेक्शंस है जो कि गिवन है इन द कंपनी लॉ? देखो स्पेसिफिकली ऑडिटरशिप के लिए, स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए कौन सा चैप्टर है कंपनी लॉ में? चैप्टर नंबर 10। और उसमें भी कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस हैं जो कि एप्लीकेबल, हमें एप्लीकेबिलिटी देखनी होगी कि हम ये काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो क्या क्या सेक्शंस है, मैंने उनके जस्ट आपको एक में नाम लिख करके दे रखे हैं सो दैट आपको पता हो कि अगर इन सेक्शंस का कहीं पे भी नॉन कंप्लायंस होगा तो हमें कहां जाना है? क्लॉज 5 पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल। कौन कौन से सेक्शंस हैं? सबसे पहले तो 141 भाई एलिजिबिलिटी वाला हो गया, 142 रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर की बात हो गई, 143 पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, 144 कौन से काम है जो एज एन ऑडिटर हम नहीं कर सकते हैं, 145 साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट, 146 अटेंडिंग द जनरल मीटिंग। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स है टू विच वी नीड टू कंप्लाई एज एन ऑडिटर, एज अ सीए इन प्रैक्टिस। बट अगर इसमें हमारा कोई भी इसमें हमारा कोई भी कॉन्ट्रावेंशन आता है तो ऐसे केस में हमारे ऊपर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कौन से क्लॉज में एप्लीकेबल हो जाएगा? क्लॉज 5 पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल। ठीक है, अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि मैम ये सेक्शन 141 ना दो जगह आ चुका है, एक तो आपके ये क्लॉज 9 में भी आ गया एंड आपके क्लॉज 5 के अंदर भी आ चुका है। अगर इसका सच में कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें नॉन कंप्लायंस आ रहा है तो हम कौन सा क्लॉज कोट करने वाले हैं? तो गाइस ऐसे केस में आप दोनों क्लॉजेस कोट करके आओगे, बोथ एज क्लॉज 9 एज वेल एंड क्लॉज 5 एज वेल। आपको अपना सेफ साइड रखना है कि ऐसे नहीं कि हमने तो एक कोट कर दिया एंड बस हमारा काम हो गया, नहीं, आप दोनों कोट करके आ जाओ, एग्जामिनर दोनों पढ़ेगा, जो सही होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दे देगा। लेकिन अगर आपका बाय चांस आपने एक वो क्लॉज लिख दिया जो कि एग्जामिनर नहीं चाहता था एंड जो चाहता था वो नहीं लिखा, तो ऐसे केस में तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले ना। तो राजा आपको यही ट्राई करना है कि अगर कहीं पे भी एम्बिग्विटी आ रही है, आपको नहीं समझ आ रहा कौन सा क्लॉज एप्लीकेबल हो रहा है, तो आप ट्राई करो कि आप दोनों ही क्लॉजेस को लिख दो ताकि आपके मार्क्स सिक्योर रह सके। ठीक है, ज्यादा टाइम आपको लगने वाला नहीं है, जस्ट अ वन लाइनर क्लॉज इट इज, तो आप आराम से इसको लिख करके आए एंड अपने मार्क्स को सेव करें। ठीक है, तो यही थे हमारे सारे अमेंडमेंट्स, मतलब बहुत ही छोटे छोटे से, बहुत ही एकदम मिनिस्क्यूल आपके चेंजेस आए हैं एंड ज्यादा आपके टाइम लेने वाले नहीं है। अगर आपने मुझे भी बहुत ही ध्यान से सुना है तो इस वीडियो को ओवर होने के बाद आपको दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ही छोटे चेंजेस है, दोबारा आपको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो मेरा तो आपको सजेशन यही है कि आप मेरे वीडियो को बहुत इजीली आराम से सुने। जो मैंने मार्किंग करी है ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे विजिबल हो जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड करके इसे एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो आई होप आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, आप अपने आराम से अमेंडमेंट्स को कवर कर पाओगे इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट। एंड मैं आप लोगों से जल्दी मिलती हूँ विद सम न्यू वीडियोस, टिल देन स्टे ट्यून्ड, हियर दिस इज सीए नंदनी गुप्ता साइनिंग ऑफ।